सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अब ये जो टॉपिक है ये बीए फर्स्ट ईयर में एक पुस्तक चलती है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा एमए प्रीवियस में मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो पुस्तक चलती है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो पुस्तक चलती है, उसके पाठ्यक्रम का भी ये हिस्सा है। क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है वो ये आता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो इसमें लघुतरात्मक प्रश्न यदि आएगा तो क्वेश्चन ये आता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क दो, या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है द्विसदनात्मक व्यवस्था के विपक्ष में भी तर्क दो। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आता है बड़ा, तो उसमें एक दोनों चीज़ें आती हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क दो, या उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष बताइए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो आइए बात करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका की दरअसल संगठन की यदि हम बात करें तो व्यवस्थापिका की कुछ देशों में एक सदन हो सकता है, कुछ देशों में दो सदन हो सकता है। जब डेमोक्रेटिक जो सिस्टम शुरू हुआ था, लोकतांत्रिक व्यवस्था जब शुरू हुई थी, तो उस समय अधिकांश देशों में एक ही सदन था। लेकिन बाद में ये अनुभव किया गया कि प्रथम सदन को की शक्ति पर अंकुश रखने और पहले सदन के द्वारा किए गए कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए। आज अगर हम कुछ छोटे देशों को छोड़ दें तो ज़्यादातर देशों के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएँ हैं। व्यवस्थापिका एक सदन होनी चाहिए या दो सदन, ये क्वेश्चन शुरू से विवादास्पद रहा है और आज भी इस प्रश्न पर अलग अलग विचार व्यक्त किए जाते हैं। अगर हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात करें तो इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क होते हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। पहला तो ये है कि अगर दो सदन होते हैं तो प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लग जाती है। हम जानते हैं और लॉर्ड एक्टन ने कहा भी था कि शक्ति भ्रष्ट करती है और ज़्यादा शक्ति ज़्यादा भ्रष्ट करती है। व्यवस्थापिका अत्याचारी, भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी न हो पाए, इसके लिए दो सदन होने आवश्यक है। डॉक्टर गार्नर ने कहा था कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार से रक्षा भी करती है। यानी एक तो स्वतंत्रता बनी रहती है, दूसरा अत्याचार से रक्षा करने के लिए भी दो सदन होने आवश्यक है। दूसरा, अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। दरअसल जो दूसरा सदन है वो पहले सदन की जल्दबाजी और कुविचारपूर्ण कानूनों पर रोक लगाने का सबसे प्रभावशाली साधन है। मान लो पहला सदन जल्दबाजी में कोई विधेयक पारित कर दे तो दूसरा सदन उसकी जल्दबाजी को रोक सकता है। जनता के प्रतिनिधि भावुक होते हैं, क्रांतिकारी और अव्यवहारिक भी होते हैं। अनेक बार वे ऐसे क्रांतिकारी कानून बनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जिनसे लाभ के स्थान पर हानि ज़्यादा होती है। दूसरा सदन जल्दबाजी में बनाए गए इन कानूनों को रोकने के लिए, उनकी जल्दबाजी को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब समय लग जाता है तो धीरे धीरे चीज़ें भी समझ में आती हैं, और चीज़ें समझ में आती हैं तो व्यक्ति बदलाव के लिए भी सोचता है कि वो कदम गलत था। तो दूसरा सदन इस जल्दबाजी को रोकता है। ब्लंट सली ने कहा था कि दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें सदा अच्छी देखती हैं, विशेषकर जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना जरूरी हो। दूसरा, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व। यदि सदन एक ही है तो चूंकि सदन के प्रतिनिधि जो होते हैं वो संख्या उनकी कम ही होती है, तो सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। लेकिन आदर्श लोकतंत्र वो है जिसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता हो। तो जब दूसरा सदन होता है तो दूसरे वर्गों, खासकर अल्पसंख्यक वर्गों को, विद्या, ज्ञान और अनुभव की दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दूसरे सदन के माध्यम से मिल जाता है। कई बार क्या होता है, योग्य, अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। वो चुनाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि डायरेक्ट जनता से विभिन्न मुद्दों पर बात करें। जनता भी उनको नहीं समझ पाती है, लेकिन उनके अनुभव, ज्ञान, योग्यता का फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है कि वो प्रथम सदन के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन दूसरे सदन में उनको मनोनीत करके उनके अनुभव, ज्ञान और योग्यता का फ़ायदा लिया जा सकता है। कार्य विभाजन से लाभ भी मिलता है। आजकल जो राज्य है वो जन कल्याणकारी राज्य हैं। व्यवस्थापिका के काम भी बहुत बढ़ गए हैं, और यदि सदन दो हों तो काम आपस में बंट जाता है, कार्य का विभाजन हो जाता है। वे विधेयक जिन पर कोई खास मतभेद नहीं होता पहले सदन में पेश किए जा सकते हैं, और प्रथम सदन अपना ध्यान जो है, दूसरा सदन जो है अपना ध्यान अपनी महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर लगा सकता है। कहने का मेरा मतलब काम बढ़ जाता है दोनों में। जनमत निर्माण में सहायक है। विधेयक निम्न सदन से पास होने के बाद उच्च सदन में पास होने में समय लगता है, और उच्च सदन विधेयक पास करने से पूर्व जनता को विधेयक के बारे में सोचने समझने के लिए विचार दे देता है, और सामान्य जनता, राजनीतिक दल और प्रेस इस पर प्रस्तावित विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मतलब यह है कि पब्लिक
जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिलता है, राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। प्रथम सदन से विधेयक पास होता है या पेश होता है तो जनमत मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को उस विधेयक की जानकारी मिलती है। जनता की संतुष्टि या असंतुष्टि भी सामने आ जाती है, तो इससे जनमत निर्माण में सहायता मिलती है। ये स्वतंत्रता की रक्षा का साधन भी है, नीतियों में संतुलन स्थापित करता है, अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करता है। लॉर्ड एक्टन ने तो ये कहा है कि स्वतंत्रता की रक्षा का करने के लिए ज़रूरी है कि दूसरा सदन भी हो। कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। गैटेल कहते हैं कि दो सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और अंत से इससे लोकहित में बढ़ोतरी होती है। कई बार मंत्रियों को भी अपनी सही नीति के लिए प्रथम सदन में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में उन्हें द्वितीय सदन में पर्याप्त समर्थन मिल जाए तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है, यानी कार्यपालिका की स्वतंत्रता में इससे वृद्धि होती है। 8वां, इसके पक्ष में हम ये तर्क दे सकते हैं कि अनुभवी लोगों का सदन है, इंटेलिजेंट लोगों का सदन है। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा, इन सब देशों के अगर अपन उच्च सदनों के ऊपर दृष्टि डालें, दूसरे सदनों पर निगाह डालें, तो हम देखते हैं कि उच्च सदन के जो सदस्य हैं वो प्रथम सदन की तुलना में ज़्यादा अनुभवी होते हैं और ये अनुभवी व्यक्ति राजनीति में परिपक्वता, गंभीरता और आवश्यक अनुदारता का प्रवेश कराते हैं तथा देश को अपने अनुभव से लाभान्वित करते हैं। इन अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने का अवसर द्वितीय सदन के पक्ष में एक बहुत ही प्रभावशाली तर्क है। 9वां, इस संघराज्य के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। वो अपने उनकी संवैधानिक सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं। तो संघ राज्य के अंदर जो इकाइयाँ जो होती हैं उनके क्षेत्र और जनसंख्या के अंदर बड़ा अंतर होता है। तो जो पहला जो सदन होता है उसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और दूसरे सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो इससे सभी इकाइयों को संतुष्ट रखा जा सकता है, छोटी इकाइयों के हितों की रक्षा होती है। जैसे भारत के अंदर जो दूसरा सदन है राज्यसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र के अंदर इन सदनों के माध्यम से हो जाता है। ऐतिहासिक अनुभव, ऐतिहासिक अनुभव की बात करें तो भी सारे अनुभव दूसरे सदन के पक्ष में हैं। जैसे इंग्लैंड के अंदर जब गृह युद्ध हुआ क्रॉमवेल के समय 1549 से 60 तक, और अमेरिका में 1977 से 87 तक, तब व्यवस्थापिका का एक ही सदन था। फ्रांस में कुछ समय के लिए एक सदनीय विधानमंडल अपनाया गया, लेकिन सब देशों में इनमें एक सदनात्मक व्यवस्था असफल रही और इसीलिए आज विश्व के अधिकांश देशों में जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है या लोकतंत्र वहाँ पर मौजूद है, तो उन देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। विपक्ष में तर्क क्या दिए जा सकते हैं, भाई क्यों द्विसदनात्मक व्यवस्था सही नहीं है? तो एक तो ये पहला तर्क ये है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अलोकतांत्रिक है। कहा जाता है कि प्रभु सत्ता को बांटा नहीं जा सकता। प्रभु सत्ता की एक खासियत होती है कि प्रभु सत्ता अविभाज्य होती है और लोकतंत्र का ये आधारभूत सिद्धांत है कि प्रभु सत्ता जनसाधारण में निवास करती है। इसलिए कहा जाता है कि सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित एक सदन ही सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है और दूसरा सदन अलोकतांत्रिक होता है। फ्रांसीसी लेखक एबे सीजे ने लिखा है कि किसी भी विषय पर लोकमत एक ही हो सकता है, दो नहीं। इसलिए जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही सदन होना चाहिए, दूसरे की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा है कि यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो दुष्ट है और यदि सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है। तो ये एबीसीजे की बात बड़ी प्रचलन में रहती है कि भाई जनता की प्रतिनिधि की संस्था तो होती है पहला सदन, जनता डायरेक्ट चुनती है पहले सदन के लोगों को, तो अगर पहले का विरोध करता है तो दुष्ट है और सहमत है उससे तो व्यर्थ है। दूसरा, रूढ़िवादिता का गढ़ कहा जाता है। द्वितीय सदन के जो सदस्य होते हैं ज़्यादातर आयु में बड़े होते हैं और उनको जो पद मिलता है वो मनोनयन के आधार पर मिलता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से उत्तराधिकार के आधार पर पद मिलता है, तो रूढ़िवाद का गढ़ बन जाता है। और जो प्रगतिशील सुधार होते हैं, जो प्रथम सदन प्रगतिशील सुधार करना चाहता है उसमें वो रुकावट और अड़ंगे डालते हैं। ऐसे रूढ़िवादी और निहित तत्वों को यदि हम बढ़ावा दे दें तो देश का हित ही होता है, तो ये रूढ़िवादिता का गढ़ है। तीसरा, अपव्यय होता है। एक विधेयक पर दो बार विचार करते हैं, समय भी ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। जब एक सदन का ये काम कर सकता है तो दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर पैसा खर्चा करना गलत है। संगठन की समस्या भी होती है, भाई द्वितीय सदन का चुनाव कैसे हो, उसका संगठन कैसे हो, इसको लेकर भी अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसे इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड को असंगत कहा जाता है क्योंकि वह कुलीन वर्ग को छोड़कर किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कनाडा में उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने की पद्धति अपनाई गई है।
लेकिन इसके विरुद्ध गंभीर आपत्ति प्रकट की जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कई बार भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है, लोग पैसे देकर चुन लिए जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर यदि दूसरे सदन का निर्माण किया जाए तो फिर वह पहले सदन का ही दूसरा रूप हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों की शक्तियों की दृष्टि से भी आलोचना का विषय है, तो इनके संगठन की भी समस्या है। दूसरा सदन अनावश्यक है, कुछ कहते हैं। आलोचक इस बात को स्वीकार नहीं करते कि पहला सदन जल्दबाजी में या आवेश में आके कानून बनाता है और दूसरा सदन उस जल्दबाजी को रोकता है। आज के समय में एक सदन के द्वारा भी जो कानून बनाए जाते हैं उनकी प्रक्रिया ये होती है, उस सीमित स्तर का होता है, उनका बहस होती है, सभी दलों के प्रतिनिधि, जनता पर्याप्त जागरूक होती है। तो एक सदन के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें तो जल्दबाजी का परिणाम होते हैं, न कुविचारित होते हैं। वो एक लंबी प्रक्रिया और वाद विवाद के पश्चात ही कानून बन पाते हैं। तो दूसरा सदन अनावश्यक रूप से उसमें समय और पैसा ज़्यादा खर्च करता है, अड़ंगे अनावश्यक डलाने का कार्य करता है। कई बार ये लगता है कि दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका भी रहती है, दोनों में गतिरोध बने रहने की संभावना रहती है, जिससे शासन व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। अमेरिका की संविधान सभा के एक सदस्य थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक बात कही थी कि दो सदन रखना ठीक ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दो, तो वो विरोधी दिशा में जाने का प्रयत्न करेंगे, वो एक दिशा में नहीं जाएंगे। अल्प मतों को प्रतिनिधित्व देने हेतु अन्य संतोषजनक प्रबंध संभव है। द्वितीय सदन के आलोचक कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में दूसरे उपाय भी किए जा सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे गए हैं, तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए दूसरी व्यवस्था की जा सकती है और पिछड़े वर्गों के लिए दूसरे कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। दूसरा सदन जरूरी नहीं है। संघराज्य के लिए भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई संघात्मक व्यवस्था के अंदर इकाइयों का उचित प्रतिनिधित्व इस सदन के माध्यम से सुनिश्चित हो जाता है। तो अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो दूसरे सदन में जो सदस्य चुने जाते हैं वो राजनीतिक दलों के आधार पर चुने जाते हैं। तो वो दलीय प्रतिनिधित्व ज़्यादा करते हैं जिनकी सहायता से वो चुने जाते हैं। तो लास्ट के कहते हैं ये गलत है कि संघ की रक्षा करने के लिए दूसरा सदन कोई प्रभावशाली गारंटी है। हितों की संघ की जो इकाइयां हैं, राज्य जो होते हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और ये कार्य न्यायपालिका अच्छे ढंग से कर सकती है। दूसरा सदन होना इसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सारी इन आलोचनाओं के बावजूद भी आज दूसरे सदन की लोकप्रियता बनी हुई है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में दो सदन होने आवश्यक है। ये बात कि दूसरे सदन होने के कारण प्रथम सदन अगर पूर्ण जागरूकता के साथ भी कोई विधेयक पारित करता है तो उस पर पुनर्विचार हो जाता है। प्रथम सदन की जल्दबाजी और मनमानी पर उचित रोक लग जाती है। विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। और अगर हम देखें तो कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर विश्व के ज़्यादातर देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है जहाँ लोकतंत्र है। तो आज भी दूसरे सदन की लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। लेकिन एक प्रवृत्ति अवश्य ये है कि भाई दूसरे सदन की शक्तियाँ प्रथम सदन से कम होनी चाहिए, क्योंकि प्रथम सदन के जो सदस्य होते हैं वो जनता डायरेक्टली चुनती है और द्वितीय सदन के सदस्य इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो कानून निर्माण के संबंध में भी अंतिम शक्ति जो है लोकप्रिय सदन के हाथ में होनी चाहिए। जो बड़ा क्वेश्चन इससे आता है वो है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। पक्ष में पूछे जा सकते हैं छोटे क्वेश्चन, पक्ष में पूछे जा सकते हैं, और बड़ा आएगा तो पक्ष विपक्ष दोनों के पक्ष में तर्क दीजिए। विद्यार्थियों, ये प्रश्न अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। और अपने जो BA फर्स्ट ईयर और MA प्रीवियस के अंदर इससे एक साल छोड़ के हर दूसरी साल इससे क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं। आप पुराने पेपर को चेक करेंगे तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि व्यवस्थापिका दो सदन की हो, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयत्न हमारे द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।